वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 77 सी प्रोग्रामिंग सीरीज के लिए। और प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था स्टोरेज क्लासेस को, और इस वीडियो से अब हम स्टार्ट कर रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक सी प्री प्रोसेसर्स को। तो आने वाली कुछ वीडियोस में हम देखेंगे कि प्री प्रोसेसर्स कौन कौन से होते हैं और इनको अपने प्रोग्राम के अंदर हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और प्री प्रोसेसर के अंदर ही एक हमारा मेजर टॉपिक है मैक्रोस का, तो इस वीडियो में हम मैक्रोस को समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो से हमने समझना है सिंपली प्री प्रोसेसर्स को हम यहाँ पे समझेंगे, और इनको हम प्रोसेसर डायरेक्टिव्स भी बोलते हैं। इनको प्रोसेसर डायरेक्टिव्स भी बोला जाता है। और इस वीडियो में इसी के अंदर हमने समझना है सिंपली मैक्रोस को। तो देखिए, सबसे पहले प्री प्रोसेसर आपका है क्या। आपको पता होगा प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था कि जब भी आपका एक सी लैंग्वेज का कोई भी हम कोड लिखते हैं तो सबसे पहले हम जो लिखते हैं उसको हम बोलते हैं सोर्स कोड। यानी कि सबसे पहले आपका जो फाइल होती है .c या .cpp से जब आप इसको सेव करते हैं, क्योंकि C++ दोनों के कोड आपके सेम होते हैं, तो .c या .cpp से जो भी आप सोर्स कोड लिखते हैं, यानी कि जो आपका मेन प्रोग्राम है वो ये आपका होता है सबसे पहले सोर्स कोड। तो इसको हम बोलते हैं सोर्स कोड, जो अभी तक हम लिखते हुए आए हैं। अब देखिए, सोर्स कोड के अंदर आपकी कोई भी ऐसी डेफिनेशन जो कि स्टार्ट होती है हैश सिंबल से, तो उसी को हम बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। यानी कि हैश से आपने अभी तक यूज़ किया होगा, जैसे हेडर फाइल्स हैं तो हैश इंक्लूड हम करते हैं किसी भी हेडर फाइल को, ऐसी हैश डिफाइन हम करते हैं आपका मैक्रोस के लिए। ऐसी आपका हैश इफ है, अनडेफ है, और कुछ मिसलेनियस भी आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो कोई भी ऐसा आपका जो हैश से स्टार्ट होता है उसको सिंपली हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बोलते हैं। और इसके बाद जो हमारा पहला यहाँ पे कोड होता है और उसको जब हम कंपाइल करते हैं तो ये डायरेक्ट कंपाइल नहीं होता, इसके बीच में आपकी एक प्री प्रोसेसिंग की फेज होती है। यानी कि प्री प्रोसेसिंग यहाँ पे होती है, जितना भी इसमें हमने इंक्लूड किए हैं, एक तो हमने मेन कोड यहाँ पे लिखा है, बाकी जितना भी इसके अंदर हम प्री प्रोसेसर्स को इंक्लूड करेंगे, जैसे हैश इंक्लूड हम करते हैं stdio.h यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, तो वो कोड आगे जाके आपका एक्सपेंडेड सोर्स कोड बन जाता है। एक्सपेंडेड यानी कि जैसे ही आपने हैज इंक्लूड किया अपनी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को, तो उसके अंदर जितने भी फंक्शंस हैं उनको आप अपने सोर्स कोड में यूज कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे मैक्रोज भी होते हैं, तो हम मैक्रोज डिफाइन करेंगे। एंड नेक्स्ट जो हमारा फेज है प्रोग्रामिंग का, यानी कि जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे एक exe फाइल तक, तो यहाँ पे आपका इनको एक्सपेंड करके एक एक्सपेंडेड सोर्स कोड यहाँ पे बनता है। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे होता है एक्सपेंडेड सोर्स कोड, इसको हम यहाँ पे बोलते हैं, जिसमें सभी आपके एक्सपेंड यहाँ पे होंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि हैज इंक्लूड के अंदर जो हम प्रिंटफ यूज़ कर रहे हैं या स्कैनफ यूज़ कर रहे हैं उनकी डेफिनेशन कहीं ना कहीं आपकी मेमोरी में होगी जो ऑलरेडी रिटर्न है, तो वो यहाँ पे सिंपली एक्सपेंड होता है। देन आपका यहाँ पे प्रोग्राम जो होता है वो हमारा कंपाइल होता है, एंड कंपाइल के बाद फाइनली इसका जो मशीन कोड है या बाइनरी कोड है वो बनेगा, एंड उसके बाद एट द एंड हमको exe फाइल मिलती है, यानी कि एग्जीक्यूटेबल कोड यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमने समझना है मैक्रोस को। तो मैक्रोस को डायरेक्टली मैं एक एग्जांपल से आपको यहाँ पे समझाता हूँ। तो सबसे पहले तो अपने प्रोग्राम के अंदर हम इंक्लूड करते हैं जो आज तक हम यूज़ करते आए हैं stdio.h। तो ये सिंपली हमारा क्या है, हेडर फाइल। ये भी सिंपली एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, और ये हमारे फाइल इंक्लूड हम यहाँ पे कर रहे हैं। आगे आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे कि अपनी हेडर फाइल हम कैसे क्रिएट करते हैं और उनको कैसे यूज़ करते हैं, ये भी हमने समझना है। फिलहाल हम यहाँ पे एक नॉर्मल आपका डिफाइन करते हैं एक मैक्रो को। तो इसको डिफाइन किया जाता है हैश डिफाइन के साथ, जैसे हैश इंक्लूड है वैसे ही आपका हैश डिफाइन है। देन आपका यहाँ पे आता है मैक्रो का नेम। तो सिंपल सा हम एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल पाई का, जिसकी वैल्यू होती है 3.14। तो यहाँ पे देखिए, इसको हमने यहाँ पे डिफाइन किया। इसको यूज़ करना काफ़ी आसान होगा हमारे प्रोग्राम कोड के अंदर। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम समझते हैं हैश डिफाइन। सिंपली हमने यहाँ पे लिखा जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है, जैसे आपका हैश इंक्लूड है, उसके बाद हम यहाँ पे कोई भी नेम यहाँ पे देते हैं मैक्रो का। अब देखिए, मैक्रो का नेम जो मैंने यहाँ पे दिया, मैंने अपर केस में दिया है, और आपको भी यही करना है, हमेशा इसको आप अपर केस में लिखेंगे। अब देखिए, इसको अपर केस में हम क्यों लिख रहे हैं, ताकि ये जब आगे आपका कोड जो है वो आपके बड़े प्लेटफॉर्म पे जाता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पे उसी कोड को यूज़ करते हैं, या एक प्रोजेक्ट पे आप काम करते हैं, तो हमको पता है कि जब भी हम किसी वेरिएबल का नेम लेते हैं आपका सी लैंग्वेज के अंदर, तो उसको हम लोअर केस में लिखते हैं। तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि कौन सा इसमें आपका मेन जो कॉन्स्टेंट है, यानी कि मैक्रो का हमने कॉन्स्टेंट ये वैल्यू हमने बनाई है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमेशा ही जब भी हम हैश डिफाइन करते हैं तो उसके आगे जो भी आप मैक्रो का नेम लिखेंगे उसको आपने अपर केस में लिखना है। तो इससे हमको फायदा होता है। देन और इसको जो पाई यहाँ पे है, देखिए जो पाई है इसको हम बोलते हैं मैक्रो टेम्पलेट। तो इसका जो नेम है वो है मैक्रो टेम्पलेट।
एंड दूसरा इसकी जो वैल्यू है यानी कि 3.14, इसको हम बोलते हैं मैक्रो एक्सपेंशन। मैक्रो एक्सपेंशन। इसी वजह से जब हम सबसे पहले यहाँ पे कोड लिखते हैं और कोड में हम इंक्लूड करते हैं मैक्रोस को, तो नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होता है वो होता है एक्सपेंडेड सोर्स कोड। तो सिंपली जहाँ जहाँ पे हमारे पूरे प्रोग्राम के अंदर हम पाई लिखेंगे तो उसके बदले में हमारी जो वैल्यू हुई यूज़ होगी वो होगी 3.14। तो ये मैक्रो है एंड सिंपली ये इसका मैक्रो एक्सपेंशन या इसका जो कोड है वो यहाँ पे आता है। देन इसके बाद तो हमारा सिंपल है, हम यहाँ पे इस प्रोग्राम को कंप्लीट करते हैं। आपका इंट मेन एंड देन चलिए फ्लोटिंग पॉइंट में मैं रेडियस यहाँ पे दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल 3.127 कोई भी आप यहाँ पे रेडियस दे सकते हैं। और एक एरिया के लिए हम ले लेते हैं, तो एरिया हम यहाँ पे प्रिंट कराते हैं सिंपली आपका सर्कल का पाई आर स्क्वायर। तो पाई जैसे ही मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो इसकी वैल्यू आगे जाके जब इस कोड को आप रन करेंगे तो पाई की जगह सिंपली चेंज हो जाएगा आपका 3.14। तो पाई मैंने लिखा, देन 3.14, सॉरी ये तो हमारा आ गया। इसके बाद पाई आर स्क्वायर, तो हम r हमने दे रखा है तो r मल्टीप्लाई बाई आर एंड देन सिंपली प्रिंटफ के अंदर हम यहाँ पे लिख देते हैं एरिया इज, जो हमारा एरिया है वो है आपका %f के अंदर एंड वो मिलेगा हमें a नाम के वेरिएबल के अंदर। एंड देन हम सिंपली यहाँ से रिटर्न 0 करके अपने कोड को कंप्लीट करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए हमने मैक्रो यहाँ पे लिखा और इसका एक फ़ायदा ये भी है, सबसे पहले तो आपको पता लग गया होगा कि इसको हमने पहले डिफाइन करना है। जैसे हम किसी भी फंक्शन को डिफाइन करते हैं, इसको डिफाइन करने का तरीका है हैज़ डिफाइन, देन मैक्रो नेम एंड उसकी वैल्यू। इसके अलावा हमने हमेशा इसको अपर केस में डिक्लेयर करना है। और इसका फ़ायदा ये भी है कि अगर मान लीजिए हमारे प्रोग्राम के अंदर 100 टाइम्स हमने पाई की वैल्यू यूज़ करनी है और आप इसको और आगे फर्दर डिजिट तक बढ़ाना चाहते हैं, तो हर बार आप हर जगह तो चेंज करेंगे नहीं। तो इससे अच्छा बेटर क्या है कि एक जगह पे जो हमने मैक्रो बनाया है उसके इक्विवेलेंट जो वैल्यू है केवल उसको हम चेंज करें। तो ये काफ़ी फास्ट होते हैं आपके। और इसके अलावा नेक्स्ट हमारा है मैक्रो के साथ अगर हमने आर्ग्यूमेंट देने हुए, जिस तरीके से फंक्शन होते हैं, नॉर्मल फंक्शंस होते हैं और आर्ग्यूमेंट के साथ भी होते हैं, वैसे ही हम यहाँ पे मैक्रो के साथ आपका कोई आर्ग्यूमेंट भी दे सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे चलिए सेम कोड हम यहाँ पे लिखते हैं हैज इंक्लूड एंड देन स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल हमने यूज़ किया। देन हम यहाँ पे हैज डिफाइन करते हैं और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल एरिया, और एरिया एक वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा फॉर एग्जांपल x, और इसके साथ में हम एरिया सॉल्व करते हैं फॉर एग्जांपल पाई आर स्क्वायर यानी कि 3.14 इंटू इसको हम r मान लेते हैं तो x मल्टीप्लाई x। तो अब देखिए जब भी आप मैक्रो लिखते हैं तो सबसे पहले आपने क्या करना है, डिफाइन देन स्पेस देन मैक्रो नेम देन स्पेस के बाद आपने कंप्लीट एक ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे इसको दिखाना है, यानी कि जो भी आप एक्सप्रेशन पूरा बनाएंगे। क्योंकि जब यहाँ पे इसको हम कॉल करेंगे या सिंपली इस मैक्रो का हम नेम लिखेंगे हमारे अंदर कोड में, तो सिंपली एक वैल्यू यहाँ पे देगा एरिया के साथ। हम जैसे फंक्शन को कॉल करते हैं सेम है, और ये x की वैल्यू यहाँ पे 3.14 के साथ 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगी और ये पूरा जो इसका सॉल्यूशन आएगा वो ये रिटर्न करता है। तो इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे लिख देते हैं इंट मेन एंड इंट मेन के अंदर हमने यहाँ पे ले लेना है इंट r इक्वल्स टू रेडियस। आप किसी भी उसमें ले सकते हैं, चलिए अभी मैं केवल इंटीजर यहाँ पे ले रहा हूँ। एंड इसके बाद आपने इस एरिया को यहाँ पे कॉल करना है। तो रेडियस को स्टोर आप करना चाहें तो कर सकते हैं या डायरेक्टली भी आप प्रिंट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो एरिया के अंदर मैं यहाँ पे दे देता हूँ एरिया जो हमारा मैक्रो है एंड इसमें मैं दे देता हूँ r को, तो ये कम्प्लीटली सॉल्व इसको करके देगा। एंड देन प्रिंटफ के अंदर हम सिंपली लिख देते हैं एरिया इज %d, चलिए इसको फिलहाल हम इंटीजर में ही दे देते हैं एंड a एंड फाइनली रिटर्न 0। तो देखिए सिंपल सा है, इस तरीके से आपने मैक्रो का यूज़ करना है। और इसके अलावा आप चाहें तो किसी मैक्रो को आप मल्टीपल लाइंस में भी लिख सकते हैं। तो मल्टीपल लाइन में लिखने का भी तरीका सेम है, आपने लास्ट में केवल एक स्लैश को यूज़ करना होता है। फॉर एग्जांपल हम एक मैक्रो क्रिएट करना चाहते हैं जो कि 5 टाइम हमको हेलो वर्ल्ड ही चलिए प्रिंट करके दे। तो इसके लिए हम मैक्रो यहाँ पे जो बनाएंगे, तो सबसे पहले तो हमने इंक्लूड करना है अपनी सोर्स कोड में स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को एंड देन हैज डिफाइन एंड इसके बाद मैं लिख देता हूँ चलिए प्रिंट। हम प्रिंट कर रहे हैं और क्या प्रिंट कर रहे हैं, फॉर इंट आई, क्योंकि इसको हमने डिक्लेयर करना होगा 1 से लेकर <6 एंड i++। तो लास्ट में आपने स्लैश का यूज़ करना है और केवल लास्ट लाइन में आप यूज़ नहीं करेंगे। देन प्रिंटफ के अंदर हम यहाँ पे चलिए हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देते हैं।
अगर न्यू लाइन आपको चाहिए तो /n एंड देन कंप्लीट यानी कि सेमी कॉलन। तो इसको जब भी आप कॉल करेंगे यानी कि जब भी आप अपने सोर्स कोड के अंदर इंट मेन के अंदर आप यहाँ पे लिखेंगे फॉर एग्जांपल प्रिंट एंड प्रिंट आप लिखते हैं तो सिंपली प्रिंट क्या करेगा, इसके इक्विवेलेंट जो हमारा कोड है 1 to 6 टाइम आपका एक लूप चलने वाला है आई नाम से, और हमने इसको यहीं पे डिक्लेयर भी किया है। आप चाहे तो पहले इसको ग्लोबली डिक्लेयर कर सकते हैं। देन हमने सिंपली प्रिंटफ के अंदर हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया जो कि आपका 5 टाइम प्रिंट होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैक्रोस क्या होते हैं। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट और आता है कि मैक्रोस तो हमारे पास हैं लेकिन ये सेम काम कर रहे हैं आपके फंक्शन की तरह, तो हम मैक्रो को ही क्यों यूज़ करें, फंक्शन को ऑलरेडी हम यूज़ करते आए हैं तो उसी को हमने यूज़ करना चाहिए। तो देखिए हमारा टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे है मैक्रोज, और इसका रीज़न आपको पता होना चाहिए कि मैक्रोज और फंक्शंस में क्या अंतर है। देखिए मैक्रोज आपका यूजुअली फास्ट होता है फंक्शन से, यानी कि आपके सोर्स कोड में अगर केवल 5 to 10 टाइम्स अगर आपका कोई कोड है और उसी में आपने मैक्रो का यूज़ करना है, जैसे पाई की वैल्यू है तब तो हम मैक्रो का यूज़ करेंगे क्योंकि एक्सपेंडेड कोड आपका ज़्यादा नहीं बनेगा। लेकिन मान लीजिए अगर कोई आपका बड़ा प्रोजेक्ट है तो वहाँ पर अगर हमारा मैक्रो एक्सपेंशन होगा, यानी कि सोर्स कोड से जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे क्योंकि मैक्रो की जगह आपकी वैल्यूज़ रिप्लेस होंगी, तो मान लीजिए अगर 1000 टाइम आप एक ही मैक्रो यूज कर रहे हैं तो आपकी 1000 लाइन तो यहीं पे बढ़ेंगी। तो इससे क्या होगा, सोर्स कोड का जो साइज है वो बढ़ेगा। साइज बढ़ने की वजह से कंपाइल वो देर में होगा और आपको जो रिजल्ट है आपको स्लो मिलने वाला है। लेकिन इसी के बदले अगर आप फंक्शन का यूज करना चाहते हैं तो फंक्शन में क्या होता है, आपके हर बार लोकल वेरिएबल्स क्रिएट होते हैं, वो डिस्ट्रॉय होते हैं और मेमोरी में भी वहाँ पे आपका स्पेस काफ़ी सेव होता है क्योंकि आपका मेमोरी जो है वो स्टैक के अंदर आपका वर्क होता है फंक्शंस के साथ। तो जब भी आपका स्मॉल कोड है तो वहाँ पे मैक्रो को यूज करना है, ये फास्ट होते हैं। लेकिन अगर आपका लॉन्ग कोड है और बार बार आप मैक्रो को यूज कर रहे हैं यानी कि एक्सेसिव यूज अगर आपने करना है तो मैक्रो को आप सिंपली रिप्लेस कर सकते हैं फंक्शन के साथ। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैक्रोज और फंक्शन के बीच में क्या डिफरेंस है और कब हमें मैक्रोज को यूज करना है और कब हमें फंक्शंस को यूज करना है। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से सी का कोड हमारा फाइनली EXE में कन्वर्ट होता है, मैक्रोज क्या होते हैं और कौन कौन से प्रोज एंड कॉन्स हैं जिसका हमने ध्यान रखना है जब भी हम मैक्रोज का यूज करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम मैक्रोज के कुछ क्वेश्चंस भी अब क्रिएट करेंगे। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 78।